हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्लेन के बारे में समझेंगे कि समतल क्या होता है, समतल का समीकरण क्या होता है, कोई पॉइंट दिया होता है तब समतल का समीकरण कैसे निकालेंगे, अगर 3 पॉइंट दिए होंगे तो हम लोग समतल का समीकरण कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि समतल जो टॉपिक है, जो भी आज हम इसके कंटेंट बताने वाले हैं, वो आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाए कि समतल में क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चंस मिलते हैं और क्या क्या फार्मूले होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि समतल की इक्वेशन क्या होगी, इसकी डिफिनीशन क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। समतल, इसकी डिफिनीशन क्या होती है। अगर कोई भी 2 पॉइंट लिए जाएं, यदि किसी पृष्ठ पर यानी कि सरफेस पे कोई 2 पॉइंट लिए जाएं और उन दोनों पॉइंट को मिलाएं और मिलाने वाली जो रेखा होगी, सीधी रेखा, वो उसी पृष्ठ पर रहे, तो वो क्या कहलाता है, समतल कहलाता है। यदि किसी पृष्ठ पर, हम इसकी डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, यदि किसी पृष्ठ पर 2 बिंदु लिए जाएं तथा उनको मिलाने वाली सीधी रेखा उसी पृष्ठ पर रहे तो वह पृष्ठ समतल कहलाता है। अगर किसी पृष्ठ पर 2 पॉइंट लिए जाएं और दोनों पॉइंट को मिलाया जाए, जो उनसे बनी रेखा है वो अगर उसी पृष्ठ पर रहे तो वो पृष्ठ क्या कहलाएगा, प्लेन कहलाएगा, वो समतल कहलाएगा। अब बात ये आती है कि अगर मान लीजिए मान लिया ये एक प्लेन है, ABCD एक प्लेन है, ABCD, और एक कोई रेखा ऐसी है, ये मान लीजिए Q है, ये P है, ये PQ एक ऐसी रेखा है जो PQ इस समतल के लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है। तो इस रेखा को, इस लंब रेखा को, ये एक समतल है और समतल पे ऐसे मान लीजिए समतल है और ये रेखा कैसी है, परपेंडिकुलर है इस समतल पर। तो इस रेखा को, इस PQ लंब रेखा को समतल का अभिलंब कहते हैं। PQ जो लंब रेखा है इसको क्या कहते हैं, समतल का अभिलंब कहते हैं, यानी नॉर्मल ऑफ द प्लेन कहते हैं। तो इस फिगर में जो PQ है वो क्या है, समतल का अभिलंब, समतल का अभिलंब। नॉर्मल ऑफ द प्लेन कहते हैं। अब समतल का जो व्यापक समीकरण होता है वो क्या होता है, समतल का जो व्यापक समीकरण होता है, इसका मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। समतल का व्यापक समीकरण होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 होता है, जहां पर जो a b c और d है ये सब क्या है, कांस्टेंट है। a b c और d क्या है, ये कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं समतल का व्यापक समीकरण। और इसमें जो a b c d है ये सब क्या है, कांस्टेंट है, जिसको क्या कहते हैं, अभिलंब का द्विक अनुपात, यानी कि a b c और d जो है वो क्या है, ए बी सी डी कांस्टेंट है, ये अचर राशियां हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब का द्विक अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशियो।
इसको कहेंगे ABCD को। एक्स वाई और जो जेड है, एक्स वाई और जो जेड है वो इसमें एक्स वाई जेड हो गया। ABCD जो कांस्टेंट है वो एक साथ में चारों जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ABCD जो अचर राशियां हैं, अगर A की वैल्यू जीरो हो जाए, सपोज करिए कि A की वैल्यू जीरो, तो इसका मतलब ये पार्ट गायब हो जाएगा, तो भी ये समतल का ही समीकरण रहेगा। वो भी हम बता रहे हैं कि हाँ तब ये किस कंडीशन में ऐसा होगा, जब ये y की वैल्यू b की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तब भी ये समतल का समीकरण रहेगा। वो एक पर्टिकुलर केस होगा जब c की वैल्यू जीरो। इसका मतलब समतल के समीकरण में जो ABCD कांस्टेंट जो होते हैं वो एक साथ में चार की चारों वैल्यू, यानी कि ABCD चार की चारों वैल्यू जीरो नहीं ले सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर A की वैल्यू B की वैल्यू जीरो है तो C और D नॉन जीरो हो। इसका मतलब चार जो है ABCD, चार की चारों एक साथ में जीरो नहीं हो पाएंगी। हाँ, तीन तक हो सकता है कि ABC जीरो हो जाए, D जीरो ना हो, तब भी वो समतल का ही समीकरण होगा। तो अब जो समतल का समीकरण, पहले हम लोग इसका फिगर बना लें कि अगर फिगर इसका बनाया जाएगा, मान लीजिए ये है, और बनाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, फिगर बनाने का, ये मिला दिया, ये मिला दिया, यहाँ इसको हमने ओरिजिन मान लिया, ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। अब देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये वाला जो पार्ट आ रहा है, इतना पार्ट, ये किस में आ रहा है, एक्स जेड प्लेन कहलाएगा। ये वाला क्या कहलाएगा, एक्स जेड प्लेन। और एक्स जेड प्लेन है तो y की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये इधर वाला जो हिस्सा आ रहा है इसमें ये z है और ये y है, इसका मतलब ये y z प्लेन हो जाएगा। ये वाला क्या होगा, y z प्लेन, और y z जब प्लेन होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और ये x है, ये y है, इसका मतलब इसके नीचे वाला जो हिस्सा जो कुछ भी ये होगा वो सब क्या होगा, ये वाला, ये होगा एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का मतलब हुआ कि x और y, इसका मतलब z इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। तो जब भी एक्स वाई प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन होगा तो z इज इक्वल टू जीरो, वाई जेड प्लेन होगा तो x इज इक्वल टू जीरो, और जेड एक्स प्लेन होगा तो y इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हम लोगों को याद अगर रखना हो इस चीज को तो बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं कि जब एक्स वाई प्लेन होगा तो इसका मतलब x है, y है, इसका मतलब z वाला पार्ट जीरो है। जब एक्स जेड प्लेन है इसका मतलब x है, z है, इसका मतलब y इक्वल टू जीरो है। और जब y जेड प्लेन होगा तब क्या होगा, x इक्वल टू जीरो, इसका मतलब y है, z है, तो x इक्वल टू क्या होगा। अगर ये पूछा जाए कि x अक्ष के समांतर समतल का समीकरण, इसका मतलब x अक्ष के समांतर समतल का समीकरण, तो x अक्ष के समांतर समतल का समीकरण क्या होगा, by प्लस cz प्लस d इक्वल टू जीरो। x अक्ष के समांतर समतल का समीकरण क्या होगा, by प्लस cz प्लस d इक्वल टू जीरो। y अक्ष के इसी प्रकार से y अक्ष के समांतर समतल का समीकरण क्या होगा, ax प्लस cz प्लस d इक्वल टू जीरो। और z अक्ष के समांतर समतल का समीकरण क्या होगा, ax प्लस by प्लस d इक्वल टू जीरो। अब आपको ये बात याद कैसे रखनी है, जैसे लिखा है x अक्ष के समांतर समतल का समीकरण होता क्या है, यहां लिख दें ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू जीरो होता है। जब x अक्ष के कहा जाए समांतर समतल का समीकरण तो x वाला पार्ट गायब कर दें, वही लिखा है by प्लस cz प्लस d इक्वल टू जीरो। जब y अक्ष के कहा गया है तो y वाला पार्ट बंद कर दें, ax प्लस cz प्लस d इक्वल टू जीरो। और z अक्ष के समांतर समतल का समीकरण जब कहा जाए तो z वाला बंद कर दिया, तो ax प्लस by प्लस d इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया। अब अगर ये चीज कही जाए, ये जितनी भी बातें हम बता रहे हैं वो एक कॉपी पे आप लोग नोट डाउन कर लें, जिससे कि जब इसके हम एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। ठीक,
अब देखते हैं हम लोग कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है। मूल बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, तो यहाँ क्या लिख दें, हम हेडिंग डाल दें कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। मूल बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण का मतलब क्या है, ये कहना क्या जा रहा है, इसका मतलब ओरिजिन से होकर जा रहा है, और ओरिजिन का मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, 0 है। तो एक्स वाई जेड अगर ये समतल का समीकरण होता है और मूल बिंदु से होकर जाने, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0। इसका मतलब अगर हम लोग इस इक्वेशन में जो समतल का ओरिजिनल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन होता है, उसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो अगर 0 रखेंगे तो ये क्या बचेगा, सिर्फ d = 0 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, d = कितना आ जाएगा, 0। और चूंकि हमारा जनरल इक्वेशन तो यही है, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लें, और d की वैल्यू अब जो 0 आई है, जब मूल बिंदु से होकर जा रहा है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा जनरल इक्वेशन को, और सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, इसका मतलब ये सब पार्ट क्या हो गए, 0। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इस d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया जाए, तो अगर पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मिलेगा ax + by + cz = 0, चूंकि d की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो जो मूल बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण होता है वो क्या होता है, ax + by + cz = 0 होता है, उसमें d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, अब लिखा हुआ अगर क्वेश्चन कि एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, एक बिंदु, अब एक बिंदु जो है वो मान के चल रहे हैं x1 y1 z1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, तो जब एक बिंदु से होकर जाने वाले, देखिए यहां पे क्या लिखा है, हम आपको समझा दें इसको। जो समतल का जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ax + by + cz + d = 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब कह रहा है मूल एक बिंदु इस बिंदु से होकर जाने वाले, अगर इस बिंदु से समतल जा रहा है, इसका मतलब ये जनरल इक्वेशन जो है, ये समीकरण ये बिंदु इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करने का मतलब जहां x लिखा है उसकी जगह में x1 लिखना है, जहां y लिखा है उसकी जगह y1 लिखना है, जहां z लिखा है उसकी जगह z1 लिखना है, d वैसे ही लिख देना है = 0। तो ये क्या बन जाएगा, ये जनरल इक्वेशन है और इस बिंदु से होकर जा रहा है, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। करने का मतलब कि x की जगह x1, y की जगह y1 और z की जगह पे z1 हमने लिख दिया। अब समीकरण 1 से अगर समीकरण 2 को घटाया जाए, मतलब इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को सब्सट्रैक्ट अगर किया जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, a यहां हम लिख दें फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो अगर ऐसा करेंगे तो a x - x1 + b y - y1 + c z - z1 और d में से d माइनस ही हो जाएगा, उसकी बात खत्म ही हो जाएगी। और ये हो जाएगा, जब एक बिंदु से होकर जा रहा है तब एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण का डायरेक्ट ये फार्मूला होता है, a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1 = 0। तो ये एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का, आइए हम देखते हैं तीन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है। तीन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, तीन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, और वो तीनों बिंदु हम मान क्या रहे हैं, मान रहे हैं x1 y1 z1, ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है x2 y2 z2 और है x3 y3 z3। मान लीजिए ये तीन बिंदु है और तीन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अगर सिर्फ एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण होता तो क्या होता, फार्मूला x - x1 + b
वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0, ये होता। और इस बिंदु से भी होकर जा रहा है, इसका मतलब इस बिंदु को भी सेटिस्फाई करेगा, ये तो हमने अभी निकाल के भी डिफाइन किया है। और इस बिंदु से होकर भी जा रहा है, इसका मतलब इसको भी सेटिस्फाई करेगा। और करने का मतलब क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या लिखना है x2, y की जगह लिखना है y2, z की जगह लिखना है z2। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, और ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ये हो जाएगा z2 माइनस z1। ये इक्वेशन सेकंड बन गया। इसी प्रकार से इस बिंदु से भी होकर जा रहा है, इसका मतलब इस बिंदु, ये बिंदु भी इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां अगर करेगा तो क्या हो जाएगा, ए इसमें रखना है x की जगह कितना x3, तो कितना x3 माइनस x1 प्लस b y3 माइनस y1 प्लस c z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशंस तैयार हो गई। अब देखो, जब तीन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण फाइंड आउट करना होता है तो हम इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो होता है डिटरमिनेंट मेथड यानी कि सारणिक विधि। तो अगर सारणिक विधि का हम लोग यूज करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा सारणिक विधि से। इसमें देखिए सब में एक कॉमन है, तो इसको ये वाला पार्ट ले लें, x माइनस x1, x2 माइनस x1 और x3 माइनस x1। ऐसे ही b को छोड़ दें, ये कौन सा बचेगा y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1। और इसमें देखिए c है तो c तो कॉमन चला जाएगा, तो ये हो जाएगा z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो अगर सारणिक विधि से सॉल्व करना है तो डायरेक्ट हम लोग ये जो बॉक्स हमने बनाया है, इस बॉक्स में x तो x ही रहेगा, x1, y1, z1, x2, y2, z2 और x3, y3, z3 जो भी वैल्यूज हैं, जो भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं, उनको हम लोग पुट कर देंगे और सारणिक विधि से किसी रो या किसी कॉलम के सापेक्ष हम लोग एक्सपेंड कर देंगे और जो इक्वेशन तैयार होगी वही हमारे तीन बिंदु से होकर जाने वाले समतल के समीकरण का मतलब समीकरण हो जाएगा, वही हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अगर हम इसको करना चाहें कि हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि वज्र गुणनखंड विधि से अगर करना चाहेंगे तो सबसे पहले तो हमने इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड बना लिया। और बनाने के बाद इक्वेशन जो सेकेंड है और इक्वेशन थर्ड है, इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणनखंड विधि से अगर इसको हम लोग कर रहे हैं तो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड जो भी होगा इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सहायता से हम लोग ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और जो भी ए बी सी की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे और पुट करने के बाद जो भी कॉमन मिलेगा उसको कॉमन ले लेंगे। अदरवाइज इसको जो भी इक्वेशन तैयार होगा वो चाहे इस विधि से निकालें चाहे इस विधि से निकालें, यानी कि चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालें चाहे डिटरमिनेंट मेथड से निकालें, दोनों का आंसर हमेशा सेम रहेगा। तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं कि कैसे हम लोग, और जो एग्जाम्पल हम बताएंगे उसको हम डिटरमिनेंट मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों मेथड से हम बताएंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हाँ दोनों का आंसर सेम होता है। तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से इसको सीखने। आइए फ्रेंड्स देखते हैं, अगर हमें 3 पॉइंट दिया है 2 2 1 4 -1 -3 3 2 0, ये 3 पॉइंट दिए हैं और इन 3 पॉइंट की सहायता से हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन यानी कि प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट मेथड को देखते हैं। और क्या होता है डिटरमिनेंट मेथड, होता है x माइनस x1। तो x माइनस ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है और ये x3 y3 z3 है। तो x माइनस x1, x2 माइनस x1 और x3 माइनस x1, x1 की वैल्यू 2 है। फिर क्या होता है y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी है 2। फिर होता है y2 माइनस y1, तो -1 y2 हो गया और माइनस y1 इसका मतलब 2। और फिर होता है y3, तो y3 कौन है 2 है, 2 माइनस y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, तो y1 की वैल्यू है 2,
y3 ये है x3 y3 z3, तो y3 माइनस y1, और फिर है z माइनस z1 की वैल्यू कितनी 1, फिर होता है z2 माइनस z1, तो z2 ये है z2 माइनस z1, और z3 माइनस z1 ये हो गया इज इक्वल टू कितना 0। तो अगर इसको हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा x माइनस 2 y माइनस 2 z माइनस 1, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू कितना 0। और हम लोग किसके सापेक्ष जो है किसके रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड किया जाए, हम ये कर दें कि इसको हम लोग R3 के सापेक्ष विस्तार कर दें। R3 के सापेक्ष इसलिए करेंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट मेथड में ये होता है कि जब भी एक्सपेंड करना होता है तो हम लोग उसी के सापेक्ष विस्तार करने का प्रयास करते हैं जिसमें नंबर ऑफ जिस रो या जिस कॉलम में नंबर ऑफ जीरोज ज्यादा हो। तो चाहे हम R3 के सापेक्ष करेंगे तब भी एक जीरो मिल जाएगा, और अगर C2 के सापेक्ष करेंगे तब भी एक जीरो। तो चाहे C2 के सापेक्ष करते हैं चाहे R3, तो हम R3 के सापेक्ष क्या कर रहे हैं विस्तार कर रहे हैं, मतलब हम एक्सपेंड कर रहे हैं R3 के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम R3 के कर रहे हैं तो ये क्या मिला प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब 1 प्लस में रहेगा, यहाँ लिख रहे हैं 1, और फिर जब 1 होगा ये कट जाएगा ये चला जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -4y और ये कितना हो जाएगा +8, -4y + 8, और ये क्या होगा इसका इसके साथ मल्टीप्लाई लेकिन माइनस लगेगा, तो माइनस और यहाँ भी लगा है माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 का 2 से z से होगा तो हो जाएगा 3z, और यहाँ चूंकि प्लस हो चुका है 3 बचा है 3 का, और माइनस पे है इसका मतलब -3 हो जाएगा, और ये तो 0 ही हो जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं। तो अब ये कौन सा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का मतलब यहाँ -1 लिखा है तो -1 हो जाएगा, ये चला गया ये चला गया, -3 का इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा -3x, और ये हो जाएगा +6 हो जाएगा, और फिर लग जाएगा क्या माइनस, और 2 का y से होगा तो कितना हो जाएगा 2y, और ये है माइनस में क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा। तो इसको 1 से किए तो कितना हुआ -4y + 8 + 3z - 3, और माइनस लगा है -1 तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा +3x -6 + 2y -4 इज इक्वल टू 0। अब पहले हम लोग x वाले को लिखेंगे तो कितना हुआ 3x। अब y को देखेंगे तो y कहाँ है -4y + 2y, इसका मतलब कितना -2y। z को देखेंगे यानी इसका और इसका काम खत्म, ये क्या बचा 3z, इसकी भी वो। अब ये क्या होगा 8 में से 3 गया तो बचा 5 में से 4 चला गया तो कितना बचा 1 बचेगा 1, और ये -6 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कितना 8 में से 3 गया 5 में -6 गया तो कितना हुआ -1 और -4 कितना हो जाएगा -5। तो ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि 3 पॉइंट से पास होकर गुजर रहा है, तब ये हमारा प्लेन ऑफ इक्वेशन यानी कि समतल का समीकरण 3x - 2y + 3z - 5 = 0 हो जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सहायता से, यानी वज्र गुणनखंड विधि की सहायता से देखते हैं कि हाँ इसका इक्वेशन इतना ही आएगा कि कुछ और आएगा, और कैसे हम लोग उस टाइप देखते हैं इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सहायता से कि कैसे करेंगे। अगर 3 पॉइंट दिया है और समतल का समीकरण हमें फाइंड आउट करना है तो पहला क्या होता है एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, तो x - x1 इसका मतलब हो जाएगा x - x1 की वैल्यू कितनी है 2 + b y - 2 + c z - 1 = 0। ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। आप क्या करते हैं इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराते हैं, तो देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं x की जगह कितना रखना है 4 में से 2 चला जाएगा बचेगा 2a, y की जगह रखना है ये -1 लिखा हुआ है, y की जगह लिखेंगे -1 तो -1 - 2 इसका मतलब -3b हो जाएगा,
और जेड की जगह लिखना है -3 -3 -1 -4, इसका मतलब -4c इज इक्वल टू 0। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब इसी प्रकार से हम इक्वेशन जो ये पॉइंट दिया है इसको इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे तो हो जाएगा कितना, x की जगह 3 रखना है, 3 में से चला जाएगा 2, तो क्या बचेगा, a बचेगा। 2 रखेंगे y की जगह पे तो 2 में से 2, इसका मतलब 0 बचेगा। तो हम 0 ऐसे ना लिखें कि 0 भी लिखें जरूर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये मतलब b हालांकि 0 हो जाएगा लेकिन हम 0 भी लिख देंगे। और c की वैल्यू z की जगह कितना रखेंगे 0, तो 0 -1 इसका मतलब -1, तो ये हो जाएगा -c इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सहायता से करना है, तो ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो करते हैं तो a अपान जो भी कांस्टेंट है a अपान, इसको बंद कर लें, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो b c जो अननोन है उनको छोड़ करके जो मल्टीपल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होगा। तो -3 का -1 से हुआ कितना 3, और फिर लगाते हैं माइनस, ये तो बंद ही रहेगा क्योंकि a का मामला चल रहा है तो a बंद रहेगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस लगा दिया, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 0 का -4 से हुआ तो 0 ही हो जाएगा। इसी प्रकार अब b जो नंबर आता है वो b का होता है माइनस, बंद कर लिया इसको, जब बंद किया तो और कौन बचा, ये बचे, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना हुआ -1 यानी कि -2 हो जाएगा, -1 2 से -2, और ये माइनस लगेगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ -4, इसका मतलब -4, और यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +4, ठीक। और इसके बाद c अपान ये प्लस माइनस प्लस चलता है, फिर ये बंद हो गया, इसका 0 हो गया, और इसका इससे मल्टीप्लाई तो -1 और -3 है, देखिए -3, 1 -3 यहाँ पे लग जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस फार्मूले में होता है और यहाँ -3 आया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जो भी आया है इसकी वैल्यू हम लोग एक कांस्टेंट मान लेंगे, क्या k मान लेंगे, और यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और इन तीनों को हमने k के बराबर मान लिया, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे a अपान 3 लिखा है इज इक्वल टू कितना k, तो a की वैल्यू कितना मिलेगी 3k। ऐसे ही यहाँ पे देखिए -2 +4, इसका मतलब कितना 2 हुआ, +2 हुआ, और ये वाला माइनस नीचे आया तो -2 हो गया, -2 का k के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया -2k, और ऐसे ही c इक्वल टू कितना हो जाएगा 3k। अब इस जो abc की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3k x -2, b की वैल्यू -2k y -2 और प्लस 3k z -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k देखिए तीनों में कॉमन है, हमेशा जब भी 3 पॉइंट से होकर जाने वाले समतल का समीकरण होगा लास्ट में हमेशा k के फॉर्म में ही आएगा, k मान सकते हैं, लैम्डा मान सकते हैं, या कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं, और वो जो कांस्टेंट होगा वो कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये 3 बचा, हम समझ रहे हैं कि यहाँ k हमने कॉमन लेके उधर भेज दिया, तो 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा -6, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2y +4, ये के जा चुका है 3z, और ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कितना लिखा है 3x -2y +3z 6 +4, तो कितना हुआ -2 और -3 कितना -5 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग चेक कर सकते हैं इससे पहले का देख करके कि क्या दोनों का इक्वेशन इक्वल आया है। हमें भली बात याद है कि हाँ इससे पहले जब हमने डिटरमिनेंट मेथड से इसको सॉल्व किया था तब भी इसका इक्वेशन यही आया था 3x -2y +3z -5 इज इक्वल टू 0। तो जब भी 3 पॉइंट से सॉल्व करना होगा, 3 पॉइंट किन्हीं 3 में से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, तो हम लोग इसी फार्मूले का यूज करेंगे। दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी प्लेन के इक्वेशन में जो प्लेन चैप्टर है इसमें और भी बहुत सारे पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, बहुत सारे भी कंटेंट ऐसे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, अगर ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी कर दें, लेकिन डिसलाइक करने के साथ साथ अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करें कि आपने डिसलाइक क्यों किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।